प्रणाम भारत। आप सभी का आज़ाद वनडे एकेडमी में स्वागत है और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं ग्राम्य समाज एवं विकास। ठीक है, इससे पहली जो वीडियो थी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, ग्राम्य समाज की अवधारणा को आधारभूत समझ का एक वीडियो था, जिसपे हमने लास्ट में एक सेक्शन छोड़ा था जहाँ पे हम लोग पूरा मॉडल की बात कर रहे थे कि ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक PURA करके आपका पूरा योजना थी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा विवरण आज बता भी दूंगा। कल मैंने कहा भी था लास्ट क्लास में कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आप जो जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूं तो आप पहले पढ़ेंगे पूरा योजना को, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्लस्टर्स को भी समझेंगे आज, क्योंकि बच्चों को कमेंट आ रहे थे क्लस्टर्स नहीं समझ में आ रहा था, तो क्लस्टर को समझेंगे, भूमि अधिग्रहण को समझेंगे, भूमि अधिग्रहण नियम को समझेंगे। इसके अलावा यदि आप बात करें तो इसमें आप बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति की, ठीक है, और साथ ही साथ एक दो नए कमीशन और हैं, जैसे कि आपके श्याम प्रसाद बनर्जी रूबरू मिशन है, उसको समझेंगे। तो ग्रामीण विकास के लिए किए गए जितने भी कार्य हैं, ठीक है, हम सभी को एक एक करके समझेंगे। और ये जो कंप्लीट सीरीज है, इसके माध्यम से हम आपके जो एग्जाम है UPTSC लेखपाल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं ग्राम्य समाज, ठीक है, या फिर ग्रामीण विकास से, सभी को समझेंगे। ये सीरीज UPTSC लेखपाल या फिर जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं यूपी से संबंधित हैं, जिन पे जो है ग्राम्य समाज और विकास आने वाला है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल्ड कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में सारी चीजें कंफर्म हो जाइए। तो फिर एक बार अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। देखिए क्लस्टर क्या है, उससे पहले मैंने बात की है कि थोड़ा सा हम बात करेंगे पूरा को समझने के लिए। कल ही मैंने आपको बताया था कि पहले हम समझेंगे कि पूरा क्या है, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना होगा कि पूरा क्या है। पूरा का पूरा नाम क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। कल मैंने वैसे लिखवा भी दिया था प्रोवाइडिंग अर्बन, ठीक है। नेक्स्ट वाले आप चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा अम्यूनिटीज, ठीक है। टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की बात करेंगे आप तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनकी बात करना है, ठीक है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाया जाए, इसको लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम सर की ये एक योजना थी, ठीक है। यदि आप एपीजे अब्दुल कलाम सर को नहीं जानते, मैं थोड़ा सा आपको परिचय बताता हूं, ठीक है, कि भारत के 11वें राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइलमैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने यह मॉडल दिया है आपका। तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे, जो कि आपके स्टैटिक जीके का पार्ट भी रहेगा और उसमें ये आपका सेक्शन आने वाला भी होगा, ठीक है। चलिए आपको ना आज की इस वीडियो में एक कमेंट करके बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है। जो भी बताएगा उस व्यक्ति को नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैं उसका नाम जरूर लेने वाला हूं कि भाई इस व्यक्ति ने सबसे पहले कमेंट किया था या इसने करेक्ट हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं, इस मॉडल को समझते हैं। प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी कि जो शहरों की जो चीजें थी, ठीक है, जो शहरी व्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक उपलब्ध करवाना था, ठीक है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी सेक्शन में हो, हर एक चीज को पूरा योजना के माध्यम से जो है उपलब्ध करवाया जाना था। उद्देश्य क्या था कि गांवों में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक और आधारभूत ढांचा देकर ग्रामीण शहरी अंतर को कम किया जाए, ठीक है। किन किन बातों पर? शिक्षा पर, स्वास्थ्य, ठीक है, जो मेन उद्देश्य थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक, ठीक है, रोजगार, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, और आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है,
जो भी शहरों में उपलब्ध है। ये सब कुछ गांवों में उपलब्ध करवा के गांवों के बीच शहरों का जो अंतर है, ग्रामीण शहरी अंतर है, उसको कम करना था। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन में पूरा योजना का जो मुख्य, यदि आप कहें उद्देश्य की, तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए पूरा के मुख्य उद्देश्य। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के आसार रहते हैं, और थोड़ा सा आपको मैं डिटेल भी समझा रहा हूं ताकि आपको आगे भी इसके बारे में थोड़ा आइडिया रहे। ठीक है, पहला तो ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। पहला उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाना यानी कि जो शहरों में चीजें उपलब्ध हैं वो गांव में आ जाए। ठीक है, गांवों में ही रोजगार का सृजन हो सके। ठीक है, गांवों में रोजगार का सृजन ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 की बात करेंगे तो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था हो, कैसे हो? आत्मनिर्भर हो, लोग अपना जो कार्य है खुद ही कर सके। ठीक है, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो। ठीक है, और लास्ट उद्देश्य क्या था? समग्र विकास या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यदि आप कहेंगे तो। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है सारी चीजें वो गांवों में आ जानी चाहिए जो शहरों में उपलब्ध हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मुख्य उद्देश्य थे पूरा मॉडल के। ठीक है, यदि आप बात करें कि इसके स्तंभ कौन कौन से थे तो इन स्तंभों पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पूरा मॉडल के 4 प्रमुख स्तंभ कल मैंने बताया था, जिसमें से एक बताया था मैंने फिजिकल कनेक्टिविटी। पूरा मॉडल के स्तंभ जो हैं, पूरा मॉडल के आपके पूरा मॉडल के 4 स्तंभ। ठीक है, मैं चारों के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा लिखता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, पहला था फिजिकल कनेक्टिविटी या फिर भौतिक संपर्क। भौतिक संपर्क। ठीक है, इसको आप बोलते हैं फिजिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, भौतिक संपर्क में क्या क्या बातें विशेष रहेंगी भाई? कि सड़क हो, परिवहन हो, बिजली हो, पानी हो, इंटरनेट हो, टेलीफोन हो, ये सारी चीजें जो है गांव के अंदर इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। क्या क्या? सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते भी जाइए, बिजली, पानी, इंटरनेट, ठीक है, फोन इत्यादि। ये सभी जो है भौतिक कनेक्टिविटी के यानी कि भौतिक संपर्क के जो है साधन है, और ये गांव पे उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद दूसरा स्तंभ जो बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी बताया गया। क्या बताया गया? नंबर 1 में आपको बताया गया था भौतिक संपर्क, दूसरा स्तंभ था आपका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क। ठीक है, यदि आप लिखना चाहेंगे तो इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में क्या क्या आएगा आपका? ई गवर्नेंस।
ठीक है, डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ठीक है, और इंटरनेट सेवाएं। ये 4 चीजें आपके जो है मुख्य मुख्य मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए बस क्या क्या चीजें हैं। ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको डिजिटल एजुकेशन या फिर डिजिटल शिक्षा, ठीक है, टेलीमेडिसिन, तुरंत ही दवाइयां उपलब्ध हो जाएं इससे, ठीक है, और आपको बताया आपका इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे स्तंभ की, ठीक है, जो 3rd नंबर का था, तो नॉलेज कनेक्टिविटी की बात की गई थी, इसको आप बोल सकते हैं ज्ञान संपर्क, ठीक है। नॉलेज कनेक्टिविटी या फिर ज्ञान संपर्क। गांवों में भी आराम से कोई बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा के अलावा सभी शिक्षाएं ले सके, जैसे कि स्कूल की शिक्षा हो या फिर कॉलेज की शिक्षा हो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ, स्कूल है, कॉलेज है, कौशल विकास केंद्रों का जो है निर्माण हो गया, प्रशिक्षण संस्थान हो गए इसमें, ठीक है, कौशल विकास केंद्र, ठीक है, और प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें एक चीज और है आपकी कृषि एवं तकनीकी भी जो है इसी का पार्ट हो जाएगा आपका नॉलेज का, कृषि एवं तकनीकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका 4th स्तंभ था, ठीक है, जो इस मॉडल का 4था नंबर का स्तंभ था, उसकी बात करेंगे तो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, यानी कि आर्थिक संपर्क हो सके, ठीक है, जिससे गांवों में और शहरों में जो अंतर है वो थोड़ा सा कम हो सके, ठीक है। इकोनॉमिक कनेक्टिविटी आप बोल सकते हैं इसको, आर्थिक संपर्क, ठीक है। आर्थिक संपर्क, इसके कौन कौन से पार्ट होंगे, यदि आप बात करेंगे तो वहां पे स्थानीय उद्योग होना चाहिए, स्वरोजगार होना चाहिए, एमएसएमई होना चाहिए, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, और सबको बाजार से जोड़ा जा सके, ठीक है। जो शहरी लोग हैं और जो ग्रामीण लोग हैं उनको सबको, जैसे शहरी लोगों को तो वैसे भी जुड़े रहते हैं बाजारों से, तो जो ग्रामीण लोग हैं वो बाजारों से जुड़ सके, ठीक है, उनके पास हर एक चीज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आर्थिक पक्ष उनका मजबूत हो सके, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में, मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप लिख लीजिए, स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार, स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार, ठीक है, और कुछ आपके यहां पे आ जाएंगे एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योग, और बाजारों से जोड़ना, कृषि आधारित उद्योग, बाजारों से जोड़ना, ठीक है। तो ये 4 मॉडल हैं, ठीक है, पूरा मॉडल के ये 4 स्तंभ हैं, सॉरी, तो चारों स्तंभ मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो आपका फिजिकल कनेक्टिविटी था, एक आपका था इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नेक्स्ट आपका जो है नॉलेज कनेक्टिविटी, और लास्ट आपका है इसमें इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इन चारों से के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। इन चारों का समन्वय जो है
कंप्लीट समग्र ग्रामीण विकास के लिए किया गया। ठीक है, पूरा कैसे लागू होती है इसको भी अगर आप समझना चाहें तो पूरा कैसे लागू होती है थोड़ा सा इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, पूरा कैसे लागू होती है, पूरा क्या होता है ना, पूरा क्लस्टर आधारित मॉडल होता है ये। ठीक है, बेसिकली इसमें 20 से 30 गांवों का एक समूह होता है। अभी मैं क्लस्टर्स को समझाऊंगा। ठीक है, तो पूरा कैसे लागू होती है, जब भी पूरा या फिर कोई भी मॉडल ऐसा लागू करना है तो क्लस्टर आधारित मॉडल होगा ये। इसमें 20 से 30 गांवों का एक समूह होगा। क्लस्टर का मतलब ही होता है समूह। ठीक है, इसमें पब्लिक है, प्राइवेट है, पार्टनरशिप है। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है यहाँ पे सहभागिता करेंगे और फिर पूरा मॉडल को जो है यूज करेंगे। ठीक है, सरकार और इसमें जो है निजी क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं और स्थानीय सेवाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यदि आप बात करेंगे पूरा की विशेषताओं की तो पूरा की कुछ विशेषताएं हैं। आप एक एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते आइए। नंबर 1 है आपका विकेंद्रीकृत विकास। ठीक है, नंबर 1 है विकेंद्रीकृत विकास। नंबर 2 है आपका स्थानीय संसाधनों का उपयोग। ठीक है, फिर नंबर 3 आपका तकनीकी आधारित विकास। आपका नंबर नेक्स्ट है रोजगारोन्मुखी योजनाएं। ठीक है, और नेक्स्ट है दीर्घकालीन विकास मॉडल। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पूरा के लाभ क्या क्या हुए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिला भाई। ठीक है, शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर पहुंच हुई, कृषि आय में क्या हुआ, वृद्धि हुई, और एक सबसे बड़ी चीज कि जो गांवों से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे तो पलायन में भी कमी हुई थी। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पूरा कंप्लीटली जो है डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब ये मॉडल चला नहीं, इसकी कुछ चुनौतियां रही हैं। ठीक है, तो इसकी जो चुनौतियां थी थोड़ा सा मैंने कल डिटेल डिस्कशन किया था, थोड़ा आज और बता देता हूं, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं कि पर्याप्त निवेश की आवश्यकता थी जो कि कंप्लीटली नहीं अवेलेबल था। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी थी, जो आसपास के जो लोग थे, जो गांव के निवासी थे, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे काम करना है और उन्होंने इसमें जो है सहभागिता नहीं निभाई। अतः ये मॉडल जो आपका फेल रहा और कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्रशासनिक समन्वय की कमी भी थी वहां पे। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में अधूरा क्रियान्वयन था। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि पूरा का पूरा एक तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है, पूरा का फुल फॉर्म ये रहा आपका, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, और इसकी परिकल्पना किसने की थी, तो आपने याद रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने की थी। ठीक है, और ये पूरा जो है ग्रामीण विकास का समग्र मॉडल है। ठीक है, पूरा में 4 प्रकार की कनेक्टिविटी शामिल है। पूरा में जो है 4 प्रकार की कनेक्टिविटी शामिल है, मैंने आपको बता दिया चारों कनेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है पूरा क्लस्टर आधारित विकास मॉडल है जो कि ग्रामीण विकास को लेकर के बनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो आपसे कोई पूछता कि पूरा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप क्या बताइएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना। ठीक है, ये जो है एक मॉडल का कंप्लीट सेक्शन था। चलिए, 4 प्रकार की ये मॉडल की व्यवस्था थी, 4 प्रकार की ग्रामीण शहरी संबंध की बात की गई। इसमें नॉलेज, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी की बात की गई थी। तो चारों स्तंभों को हमने समझ लिया है। अब मैंने एक बात बताई कि क्लस्टर को थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्लस्टर क्या है। क्लस्टर क्या है, ठीक है, क्लस्टर क्या है, व्हाट इज क्लस्टर। क्लस्टर का अर्थ एक ही प्रकार के लोगों, इकाइयों, संस्थाओं या गतिविधियों का किसी एक स्थानीय क्षेत्र में समूह या समुच्चय। सरल शब्दों में कहें तो जब समान उद्देश्य का या कार्य करने वाली चीजें एक साथ संगठित होती हैं तो उससे क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, एक ही प्रकार के लोगों का जो समूह है। ठीक है, आपको सामान्य परिभाषा समझना है। क्लस्टर का मतलब हुआ समान प्रकृति की इकाइयों का भौगोलिक या कार्यात्मक समूह। ठीक है, यह बात आपको एकदम दिमाग में रखना है। अगर आप पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के संदर्भ में इसको समझेंगे तो ग्रामीण विकास योजनाओं में क्लस्टर्स का क्या अर्थ होगा कि कई गांवों को मिलाकर बनाया गया समूह, जैसे कि 20-30 गांवों को मिलाकर के, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन सामूहिक, प्रभावी और कम लागत में किया जा सके। ठीक है, यदि आप और एग्जाम्पल में समझेंगे तो 5-10 गांवों का समूह बना करके जो है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ये जो आपका है SHG बोलते हैं इसको, स्वयं सहायता समूह। ठीक है,
तो ये सभी जो है क्लस्टर्स के एग्जाम्पल हैं। कृषि, डेयरी और हस्तशिल्प विकास के लिए भी क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। सबको एक साथ यदि विकसित करना है तो कई गांवों का समूह, लोगों का समूह, जहां भी बात होगी वहां पे क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, यदि आप इसको आर्थिक विकास की दृष्टि से समझेंगे ना कि आर्थिक विकास में क्लस्टर्स क्या होते हैं, तो एक ही प्रकार के उद्योगों या व्यवसाय, एक ही प्रकार के उद्योग या फिर व्यवसाय जब एक क्षेत्र में केंद्रित हों तो उसे औद्योगिक क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्लस्टर्स के आप एग्जाम्पल को समझना चाहेंगे तो मुरादाबाद जाइएगा तो मुरादाबाद में पीतल का जो है उद्योग होगा, पीतल उद्योग क्लस्टर कहलाएगा वो। ठीक है, यदि आप सूरत में जाएंगे तो सूरत में आपने सुना होगा ना हीरा उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहां पे हीरा उद्योग क्लस्टर है। ठीक है, तिरुपुर जाइएगा तो तिरुपुर में जो है वस्त्र उद्योग क्लस्टर है। ठीक है, तो क्लस्टर क्या है? समूह है। ठीक है, और क्लस्टर की विशेषताएं क्या होती हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, एक ही साथ कई ग्रुप मिलाए जाएंगे, कई गांव बनाए जाएंगे, कई गांव एक साथ एक समूह में आएंगे जिनके उद्देश्य सामान्य होंगे, संसाधनों को वो आपस में साझा करेंगे। ठीक है, और साझा करके एक साथ उपयोग करेंगे, जिससे होगा क्या कि लागत में कमी होगी। ठीक है, किसी भी चीज की जो भी बनाया जाएगा उसकी लागत में कमी होगी। ठीक है, रोजगार के जो है अलग अलग अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो विकास की गति बहुत तेज होगी। ठीक है, तो क्लस्टर सामान्य प्रकृति की इकाइयां या गांवों का ऐसा सामूहिक संगठन है जिसमें विकास योजनाओं को सामूहिक रूप से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। मैंने क्लस्टर क्यों बता रहा हूं आपको आगे अभी समझ में आएगा। ठीक है, पीछे तो यूज किया गया है, आगे भी यूज किया जाएगा। इसके बाद आगे एक चीज और यूज की जाएगी, भूमि अधिग्रहण। तो थोड़ा सा भूमि अधिग्रहण को भी हम समझ लेंगे। कुछ पॉइंट्स को आप लिखना चाहे मैं बोलता हूं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण क्या है, लैंड एक्वाजिशन को समझेंगे कि भूमि अधिग्रहण क्या है। भूमि अधिग्रहण का अर्थ है सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक उद्देश्य, पब्लिक पर्पस के लिए निजी भूमि को कानून के अंतर्गत अपने अधिकार में, ठीक है, लेना तथा उसके बदले भूमि मालिक को मुआवजा देना। इसको क्या बोलेंगे? भूमि अधिग्रहण बोलेंगे। यदि आप देख रहे होंगे तो अभी कई जगह जो है, कई जगह आसपास में सुंदरीकरण के नाम में तालाब होंगे, चौराहे होंगे। ठीक है, जहां पे चौराहों पे जो है लोग जो रह रहे होंगे आसपास के क्षेत्रों में, तो वहां पे जो संपत्तियां हैं, जो घर विकसित हुए हैं, तो उनको जो है तोड़ा जा रहा होगा। और ये किसके तहत हो रहा है? ये भूमि अधिग्रहण के तहत हो रहा है, जिसमें लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा और उन सभी क्षेत्र विशेष को तोड़ करके वहां पे सुंदरीकरण का, चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसमें ओवरब्रिज बनाया जाता है, या फिर चौराहे सुंदर होते हैं, रास्ते चौड़े होते हैं। ठीक है, या फिर किसी के खेत से जो है रेलवे लाइन निकल जाएगी। तो ये सारी सेक्शन जो है आपके भूमि अधिग्रहण में आएंगे। सरल शब्दों में जब सरकार सड़क, रेलवे, बांध, स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र आदि बनाने के लिए किसी व्यक्ति की जमीन लेती है तो उसे भूमि अधिग्रहण कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या बनाया जाएगा सरकार के द्वारा? उसमें सड़क बनाई जाएगी, रेलवे या फिर बांध होंगे, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे या फिर औद्योगिक क्षेत्र होंगे। तो जब भी सरकार कोई भूमि लेगी किसी व्यक्ति विशेष की जमीन, तो उसे भूमि अधिग्रहण कहा जाएगा, वो भी सरकारी नियमों के तहत। ठीक है, भूमि अधिग्रहण वह प्रक्रिया जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में निजी भूमि को कानूनी रूप से अधिग्रहित करती है। ठीक है, और यदि आप बात करें तो भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या क्या बन सकता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या बनेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। एनएच आप देखते होंगे ना, तो किसी के खेतों से निकल जा रहा है तो वो खेत जो है आपके जो है गवर्नमेंट के हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, एनएच जिसे आप बोलते हैं। और क्या उद्देश्य होंगे भाई? सड़क, रेलवे लाइन, सड़क या फिर रेलवे लाइन, ठीक है। और क्या उद्देश्य हो सकते हैं? बांध होगा, नहर होगा, सिंचाई परियोजनाएं होंगी। ठीक है, बांध, नहर, सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है, और स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक क्षेत्र,
इन सब को बनाने के लिए, अस्पताल को बनाने के लिए, ठीक है, ये सभी उस उद्देश्य आपके जो है, ये सभी जो है उद्देश्य होंगे कि भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा, ठीक है। आवासीय योजनाएं भी आएंगी, रक्षा एवं सुरक्षा परियोजनाएं भी आएंगी। आप देखते होंगे ना, बहुत सारी आवासीय योजनाएं आती हैं जो है आपकी। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी निकली थी, प्रधानमंत्री आवासीय योजना भी चल रही है, ठीक है। तो इन सब के तहत भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है या फिर आगे भी किया जाएगा। आवासीय योजनाएं, रक्षा एवं सुरक्षा परियोजनाएं भी यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे रक्षा या फिर सुरक्षा के परिदृश्य से गवर्नमेंट जो है अपने लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है किसी भी निजी व्यक्ति की, लेकिन उसके लिए नियम है। कौन से नियम है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। नियमों के बारे में भी समझ लेते हैं। भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रमुख कानूनों को आप समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सार्वजनिक उद्देश्य क्या है घोषित करेगी, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, ठीक है। ये प्रक्रिया भी समझ लेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। इससे पहले आप समझ लीजिए कि भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रमुख कानून कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 है, ठीक है। सीधा सीधा आपको दिमाग में रखना है कि आपका कौन सा कानून है, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून आप इसको बोल सकते हैं, या फिर भूमि अधिकार जो है अधिग्रहण, ठीक है, लिख ही लीजिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। ये आया था 2013 में, पूछा जा सकता है 2013 में आया था, ठीक है। इसके अनुसार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास या फिर पुनर्स्थापना, मतलब कोई व्यक्ति को अगर घर से वंचित किया जाएगा तो उसका घर भी बनाया जा सकता है, या फिर उसको कुछ जो है रुपए या फिर कुछ भी चीज देकर के और उसका पुनर्स्थापन भी उचित मुआवजे के साथ किया जा सकता है। ये पारदर्शिता का अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति विशेष को, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और समझेंगे तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो आने से पहले इसने पुराने अधिनियम को 1894 का जो अधिनियम था उसको निरस्त कर दिया था। 1894 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था इसको निरस्त किया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ने, ठीक है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैं यदि आपसे बात करूं तो उचित एवं बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। उचित, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि उचित एवं बाजार मूल्यों के अनुसार मुआवजा किसी व्यक्ति विशेष का जो है, यदि घर है, खेत है, जमीन है, जगह है, यदि किसी भी वजह से, ठीक है, जब डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, ग्रामीण या शहरी विकास हो रहा है, तो वहां पर 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम लगेगा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार जो मुआवजा दिया जाएगा उचित एवं बाजार रेट पर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 गुना मुआवजा, ठीक है। और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य होगा, ठीक है। पहले सोसाइटी का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कंपलसरी रहेगा कि मूल्यांकन हो सके, ठीक है। पहले देखा जाए कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस व्यक्ति विशेष के जीवन पर, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो पुनर्वास या फिर पुनर्स्थापन की व्यवस्था भी की जाएगी, यानी कि वह व्यक्ति जो है यदि किसी का घर जा रहा है तो उसको कंप्लीटली नया रहने के लिए उचित आवास या फिर पुनर्स्थापना की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी इस अधिनियम के तहत, ठीक है। प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक है। कुछ मामले जो ऐसे होते हैं जहां पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपका लगेगा 2013, तो वहां पर जो है कुछ मामलों में जो भी व्यक्ति है, ठीक है, तो प्रभावित जो भी परिवार है उसकी जो सहमति के बिना यह कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह बात भी आपको एकदम दिमाग में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं कि भूमि अधिग्रहण
की प्रक्रिया थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या क्या है। सार्वजनिक उद्देश्य की पहले घोषणा होगी, ठीक है, फिर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। पहले सार्वजनिक उद्देश्य की घोषणा होगी कि हमें जो है ये सुंदरीकरण के लिए, चौराहा सुंदरीकरण के लिए स्पष्ट जो है घोषणा आएगी कि इतने फीट जो है रोड चौड़ी करनी है, तह जो है ये जो नागरिक हैं, जो व्यापारी हैं, जो भी आसपास के निवासी हैं, इतने फीट छोड़ करके अपने घर की उचित व्यवस्था कर लें और उसका एक नोटिस आएगा कंप्लीटली कि इतने टाइम बाद जो है ये चीजें स्टार्ट होंगी, इससे पहले आप पूरी व्यवस्था कर ले। और उसके साथ साथ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन भी किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू कि इसकी वजह से सोसाइटी में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। वो कंपलसरी चीज है, अगर उसको नहीं करते तो 2013 के अधिनियम का पालन नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी देगी। नोटिस तो आपको जारी करेगी, घोषणा तो करेगी, नोटिफिकेशन साथ आपको जो है आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी देगी। और सबसे बड़ी बात कि मुआवजा का निर्धारण भी होगा, सरकार के द्वारा मुआवजे का बाजार रेट पर उचित निर्धारण होगा कि कितना मुआवजा किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। फिर इसके बाद भूमि का अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की बातचीत की जाएगी कि भाई सरकार ने इस भूमि पर अपना कब्जा बनाया हुआ है, अब ये सरकारी संपत्ति हो गई है, तो अब जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, सामाजिक व्यक्ति है, परिवार को उसकी सहमति के साथ पुनर्वास की व्यवस्था, पूरी तरह से मुआवजे की व्यवस्था और पूरी चीजें उसे उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। यदि आप बात करेंगे भूमि अधिग्रहण को पंचायती राज के संदर्भ में, तो थोड़ा सा पंचायती राज के संदर्भ में भी इसको बात करें तो ग्राम पंचायतों से परामर्श लेकर के, किससे, ग्राम पंचायतों से परामर्श लेकर के भूमि अधिग्रहण किया जाता है ताकि ग्रामीण हितों की रक्षा हो सके, ठीक है। यदि गांवों में कोई भूमि अधिग्रहण होगा तो वहां पे ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत से क्या किया जाएगा, पहले डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों से परामर्श लिया जाएगा, परामर्श लेने के बाद जो है सारी चीजों को एक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि भूमि अधिग्रहण वह कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है। एक लाइन से आप लिखना चाहते लिख लीजिए कि भूमि अधिग्रहण वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक हित में निजी भूमि प्राप्त करती है और बदले में उचित मुआवजा देती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भूमि अधिग्रहण को आपने समझ लिया होगा, इसके अधिनियम के टाइम भी आपने समझ लिया है यहाँ पे, और कौन से एक्ट को इसने जो है निरस्त किया था, और उद्देश्य भी आपने समझ लिया और प्रक्रिया को भी समझ लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रस्ताव। हम ग्रामीण विकास बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास में एक स्टेप आया जिसमें ग्रामीण विकास किस तरीके से किया जाए, इसके लिए एक जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लाएगा, उसका जो प्रस्ताव है ये आया पूरा की असफलता के बाद, ठीक है। तो पूरा की असफलता और गांव-गांव में जो है ना, गांव और शहरों के बीच अंतर स्पष्ट ही रहा, पूरा कंप्लीट तरीके से जो 4 स्तंभ मैंने बताया उस मॉडल के चारों लागू नहीं हो पाए, जिसके फेल होने के मैंने रीजंस भी आपको बताए हैं। तो उसकी असफलता के बाद गांव शहर के बीच अंतर कम रहे, उस आवश्यकता को ध्यान देते हुए श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में यदि आप बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने 2014-15 के वित्तीय वर्ष बजट में श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रस्ताव रखा। किसने रखा था भाई, केंद्र सरकार ने रखा था। पूरा की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने किसने रखा था, केंद्र सरकार ने रखा था 2014 के वित्तीय बजट में, ठीक है। 2014-15 वर्ष कौन सा था, यदि आप चाहें तो वर्ष यहां पे नोट कर लीजिए, ठीक है। 2014-15, ठीक है। तो 2014-15 के वित्तीय वर्ष बजट में, वित्तीय वर्ष बजट में आया था ये, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ठीक है। तो इसका प्रस्ताव रखा गया, यानी कि हाल ही में हुआ था ये, क्योंकि हाल ही में क्यों बोलेंगे, अभी नई जनगणना हुई नहीं है और सरकार अभी चल ही रही है। 2014-15 के बाद से केंद्र सरकार बदली नहीं है, ठीक है। तो सितंबर 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी दे दी थी। कब मंजूरी मिली इस मिशन को, सितंबर 2015 में,
सितंबर 2015 में इस मिशन को मंजूरी मिल गई। ठीक है, मंजूरी मिल गई थी। और क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास ही होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास हेतु, एवं बुनियादी ढांचे के विकास हेतु, बुनियादी ढांचे के विकास हेतु, विकास हेतु। ठीक है, इस मिशन को मंजूरी दे दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्ष में 300 क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। ये क्लस्टर्स भौगोलिक रूप से कई आसपास के ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए गए थे। ठीक है, यानी कि कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कितने क्लस्टर्स? 300 क्लस्टर्स। ठीक है, यानी कि 300 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, जिसमें एक एक क्लस्टर्स में जो है अलग अलग समूह होंगे। क्लस्टर्स को मैंने पहले ही बता दिया है कि क्लस्टर है क्या। ठीक है, 300 क्लस्टर 3 वर्षों में। ठीक है, इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। और ये क्लस्टर्स क्या करेंगे? भौगोलिक रूप में कई आसपास के ग्राम पंचायतों को मिलाकर के बनाया गया। आसपास की जो ग्राम पंचायतें थी उनको मिलाकर के बनाया गया था। ठीक है, ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कुछ और पॉइंट्स को। एक एक करके आप नोट भी करते चलिए इनको। ठीक है, यदि आप बात करेंगे इसमें, तो जो क्लस्टर्स है ना, इन क्लस्टर्स के चयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार करेगा। किसमें कहा गया था? ये इस मिशन में कहा गया था। ठीक है, श्याम प्रसाद जी का जो ये मिशन प्रस्ताव था, रूबर मिशन प्रस्ताव जो था, तो इस प्रस्ताव में कहा गया कि ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसके तहत जिला, तहसील एवं गांव के स्तर तक विभिन्न पहलुओं, ठीक है, जिला, तहसील एवं गांव के स्तर तक विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होगी। विभिन्न पहलू कौन कौन से थे? जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, आर्थिक संभावनाएं, क्षमताओं, ठीक है, इत्यादि का विश्लेषण किया जाएगा। जनसंख्या, आर्थिक संभावनाएं, कि भाई गांव में कौन कौन सी आर्थिक संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, जनसंख्या हो गया, आर्थिक संभावनाएं हो गई। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो क्षमताओं और पर्यटन, ठीक है, इत्यादि का विश्लेषण किया जाएगा। तो क्लस्टर्स को यदि आप बात करें तो क्लस्टर्स के चयन कैसे होंगे? क्लस्टर्स के चयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार करेगा और जिसके तहत जिला, तहसील एवं गांव के स्तर तक विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या, आर्थिक संभावनाओं और क्षमताओं, पर्यटन इत्यादि का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे तो इन क्लस्टरों का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। क्लस्टर्स का चयन कौन करेगा? लिख लीजिए, अगला पॉइंट इसमें क्लस्टर्स का चयन, ठीक है, इन क्लस्टरों का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्लस्टर का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो भी उस विशेष ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, कोई भी, केंद्र सरकार ये बात कर रही है कि जो भी
स्टेट है उनके अंदर जो भी गांव रह रहे हैं, तो वो स्टेट जो है इन सभी चीजों पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो इनका जो क्लस्टर होगा उस क्लस्टर का चयन कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा क्लस्टर्स का चयन किया जाएगा जो सहकारी संघवाद की भावनाओं के अनुरूप, ठीक है, सहकारी संघवाद के, यानी कि सहकारी जो है सब कोई चल रहा हो उसमें और सरकारी नीतियां भी हो उसमें और सारी चीजें बढ़िया ग्रामीण विकास को जो है जन्म दे सके। इसके लाभ क्या क्या होंगे? पहला यह है कि क्लस्टर के चयन की प्रक्रिया 2 स्तरों में होकर गुजरेगी, ठीक है, जिसके अधिक पारदर्शी एवं तर्कसंगत रहेगी। दूसरा निर्णय क्या होगा कि प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होने से राज्य उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। यदि क्लस्टर्स का चयन खाली केंद्र सरकार करती किसी राज्य के अंदर तो दिक्कत होती। अब क्लस्टर्स का चयन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार किसको देगी? राज्य सरकार इस क्लस्टर्स के बारे में बताएगी केंद्र सरकार का, भाई केंद्र सरकार को बताया कि क्लस्टर्स हैं, ये एक समूह हमने बनाए हैं। तो अब ये प्रक्रिया में जो है क्लस्टर्स का पूरा, ठीक है, विश्लेषण होगा और ये प्रक्रिया 2 स्तर से होकर के गुजरेगी और पारदर्शी भी रहेगी और तर्क संगत भी रहेगी। इससे होगा क्या कि इस प्रक्रिया में जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होगी तो राज्य उपेक्षित नहीं महसूस करेंगे कि भाई हम अकेले सब कुछ हमने बना डाला, इसके बाद अगला लागू कर रहा है कि नहीं लागू कर रहा है, वो भी एक इंपैक्ट है। तो यहाँ पे जो है 2 स्तरीय जो है ये कंप्लीट पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता पाइप द्वारा घर घर जल आपूर्ति, ठीक है, भंडारण गोदामों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, या तो आप बात करें ग्रामीण सड़क, जल निकासी, मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट, ठीक है, स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सुधार, ठीक है, ई ग्राम कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, नागरिक सेवा केंद्र तथा एलपीजी गैस आपूर्ति सेवा आदि को शामिल किया गया। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो इस मिशन में क्या क्या शामिल किया गया, एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिए यहां पे। ठीक है, मिशन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल किया गया था, मिशन में शामिल किया गया था, क्या क्या शामिल किया गया भाई? नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, कौशल विकास का प्रशिक्षण, कौशल विकास का प्रशिक्षण। नंबर नेक्स्ट है 2 नंबर का पॉइंट कि खाद्य प्रसंस्करण डिजिटल शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण डिजिटल शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, और क्या होगा? स्वच्छता पाइप द्वारा घर घर तक जल आपूर्ति, स्वच्छता पाइप द्वारा घर घर जल आपूर्ति, ठीक है, जल आपूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए। और क्या पॉइंट होगा कि भंडारण गोदामों का निर्माण हो सके गांव में, ठीक है, कि अन्य हैं जितने भी भंडारण गोदाम हैं, ठीक है, भंडारण गोदामों का निर्माण हो सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर 5 है आपका इसमें। ठीक है, भंडारण गोदामों के निर्माण के बाद यदि बात करें तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो नहीं समझता है कमेंट कर दीजिएगा यदि अपशिष्ट नहीं जानते हैं तो। ठीक है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। हमारे आसपास बहुत ज़्यादा जो है ना अपशिष्ट ही है, बहुत सारे लोग अपशिष्ट की तरह ही काम करते हैं जिंदगी में, उनसे दूर रहिए, उनसे दूरी बना के रखिए। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो गया। ग्रामीण सड़क, ठीक है, जल निकासी, ग्रामीण सड़क, उत्तम जल निकासी, ठीक है, और
एक बात और रह गया आपका मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट, ठीक है, मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट। ठीक है, इसके साथ आप बात करें तो स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सुधार, जो कॉलेज की शिक्षाएं होंगी उनमें और स्कूली शिक्षा में, स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे तो ई ग्राम कनेक्टिविटी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। ठीक है, ई ग्राम कनेक्टिविटी गांवों को जो है कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी, ई ग्राम कनेक्टिविटी गांवों को जो है शहरों के साथ कनेक्ट करना, ई ग्राम कनेक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए ई ग्राम कनेक्टिविटी के लिए, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, नागरिक सेवा केंद्र तथा एलपीजी गैस आपूर्ति सेवा, नागरिक परिवहन नागरिक सेवा केंद्र और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे आप बोलते हैं एलपीजी, एलपीजी गैस आपूर्ति गांव-गांव तक पहुंचाना, इस मिशन का जो है ना ये पूरा का पूरा पार्ट ही है ये सब कुछ इसमें सम्मिलित किया गया। एलपीजी गैस आपूर्ति सेवा आदि को शामिल किया गया था इस मिशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबर मिशन का प्रस्ताव। ये सब तो चीजें ठीक है, इसमें सम्मिलित भी हमने समझ लिया क्या क्या सम्मिलित किया गया और ये कब आया। ठीक है, सितंबर 2015 से लागू हो गया। अब इस मिशन के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां थी। ठीक है, जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों की भी हम बात कर लेते हैं कि इस मिशन की चुनौतियां क्या क्या थी। इस मिशन में क्या है, वित्त पोषण के लिए कोई एक स्रोत सुनिश्चित नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर रहना है। ठीक है, यानी कि जो उसका वित्त है ना, वित्त पोषण के लिए कोई एक स्रोत सुनिश्चित नहीं किया गया, बल्कि इसे विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में क्लस्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का तालमेल व समन्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समन्वयन के अभाव में क्या होगा, यह मिशन वित्त की कमी का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि वित्त का जो है यहाँ पे ना वित्त पोषण का अभाव रहा, ये सुनिश्चित नहीं किया गया। इसकी वजह से ये क्या है, किसके लिए चुनौती है। ठीक है, समन्वय क्या हो गया यहाँ पे, समन्वय बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। अगर समन्वय रहा नहीं, समन्वय का अभाव रहा तो यह मिशन वित्त की कमी का शिकार हो जाएगा। और क्या चुनौती रही इसकी, तो इस योजना के सामने भूमि अधिग्रहण से आने वाली समस्याएं एक चुनौती हैं, क्योंकि क्लस्टर के विकास के लिए सरकार 3 वर्षों की समय सीमा तय करती है। ठीक है, तथा क्लस्टर में सड़क, ड्रेनेज, स्कूल, हॉस्पिटल, उद्योग आदि के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन यह सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के माध्यम से होगी, ये भी बात आपको क्लियर रखनी है। इस प्रकार की योजनाओं के हित में जो परिवर्तन लाए जाने हैं, ये भूमि अधिग्रहण पर लाए गए अध्यादेश की समाप्ति के कारण अब नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो है समाप्ति की वजह से इसमें बहुत सारे परिवर्तन नहीं हो पा रहे, जो भी इसके लिए एक चुनौती है। अतः भूमि अधिग्रहण इस योजना की सफलता में एक बड़ी बाधा बन सकती है, ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास का तात्पर्य है कि लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, जीवन में परिवर्तन लाए तथा सत्ता व योजनाओं का विकेंद्रीकरण कर भूमि सुधारों को अच्छे ढंग से लागू करे और ऋण को आसानी से उपलब्ध कराकर ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्थानीय लोगों का साथ भी तो चाहिए होगा। तो स्थानीय लोगों का साथ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को सत्ता में भागीदारी देना ही स्थानीय सुशासन होगा, अर्थात निचले स्तर पर सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही स्थानीय सुशासन रहेगा। ठीक है, जो इसके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बनेगा। ठीक है,
यदि आप बात करेंगे इस पे तो पिछले, आप बात करें पिछले इतिहास में, ठीक है, जब स्थानीय सुशासन की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और पहले चलते हैं कि स्थानीय सुशासन प्राचीन चोल साम्राज्य की विशिष्टता का प्रतीक है। कब आया था ये? जब चोल साम्राज्य था आपका इतिहास में, तब से जो है स्थानीय सुशासन की जो है प्रक्रिया प्रचलन में है। और आधुनिक समय में सबसे पहले लॉर्ड रिपन के काल में पंचायती राज की शुरुआत हुई। ठीक है, चोल साम्राज्य में क्या था? स्थानीय सुशासन को ही पंचायती राज से आप कनेक्ट करेंगे। अभी यहां पे स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये कब से प्रचलित है? अगर पूछा जाए स्थानीय सुशासन तो चोल साम्राज्य से प्रचलित है। और आधुनिक युग की बात करें, ठीक है, कि आधुनिक युग में बात करें तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन के काल में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आधुनिक समय में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक समय में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लिख लीजिए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, अर्थात जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग हैं, सत्ता में भागीदारी होगी उनकी, स्थानीय सुशासन होगा, और निचले स्तर पर सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही स्थानीय सुशासन होगा। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना के लिए स्वतंत्रता के बाद भी कई सारे जद्दोजहद हुए हैं। ठीक है, यदि आप समझना चाहें कि और कौन कौन सी चुनौतियां हुई थी तो मैं आपको कुछ और स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है, सत्ता के बाद क्या क्या चुनौतियां हुई थी। ठीक है, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम को तकनीकी सहायता अमेरिका से प्राप्त हुई। तकनीकी सहायता कहां से मिली? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अमेरिका से। ठीक है, ये पॉइंट भी कुछ पॉइंट बोलता जाऊंगा, आप नोट करते आइए। तकनीकी सहायता अमेरिका से प्राप्त हुई, जो अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तकनीकी सहायता मिलती थी कहां से? अमेरिका से, और अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और 1952 में जो सामुदायिक एक विकास कार्यक्रम आया, इस कार्यक्रम के नियमन व निर्देशन की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? बीडीओ साहब को दी गई थी। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नियमन व निर्देशन की जिम्मेदारी बीडीओ को सौंपी गई। ठीक है, शायद इसी कारण से हो सकता है कि कार्यक्रम जो है भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ गया है। ठीक है, प्रयासों के अगले क्रम में यदि आप बात करेंगे तो प्रयासों का अगला क्रम है कि पूरा प्रयास क्या था कि ग्रामीण विकास हो सके कंप्लीट तरीके से। तो ग्रामीण विकास को और बेहतर बनाने के लिए सन 1957 में, ठीक है, प्रयासों के अगले कार्यक्रम में सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, जिसने स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। कौन कौन से थे तीन स्तरीय? तीनों स्तर जो आज आप देखते हैं, तीनों की बात जो है बलवंत राय मेहता समिति में 1957 में की गई थी। ठीक है, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और सिफारिश क्या की गई? त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश हुई। नंबर 1, आम स्तर पर आम पंचायत होगी, इसका मुखिया कौन होगा? प्रधान होगा, जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं। ठीक है, तो उसके जो मुखिया हैं आम पंचायत के, ग्राम पंचायत, और उसके मुखिया प्रधान होंगे। और क्षेत्र स्तर पर बात करेंगे तो क्षेत्र पंचायत होगी और इसके मुखिया ब्लॉक प्रमुख को बनाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी और इसका मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया जाएगा। यह कहा गया 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से। ठीक है, जिसका गठन 1957 में किया गया था। ठीक
ठीक है। इस द्विस्तरीय लोकतांत्रिक तथा सत्ता विकेंद्रीकरण को पंचायती राज कहा गया है। ठीक है, ये जो 3 स्तर हैं ये ना, यही आपके पंचायती राज के अंदर आएंगे। अभी हम तीनों के बारे में आगे चल के पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सबसे पहले जो तीनों स्तर हैं बलवंतराय मेहता समिति के जो गठन किया गया, तो ये जो त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था बनाई गई, इसका जो सबसे पहले, ठीक है, उद्घाटन किया गया 1959 में किया गया था इसका उद्घाटन। ठीक है, 1959 में किया गया था। और सबसे पहले आपका राजस्थान के नागौर जिलों में जो है इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। किसमें? राजस्थान के नागौर जिलों में। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होता है इसका। 1959 में आपका त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, जिसमें आम पंचायत प्रधान, ठीक है, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत जिसके मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया गया। 1959 में सबसे पहले जो है इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन होता है, राजस्थान के नागौर जिले से होता है। और अगले क्रम में यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू की गई। ठीक है, राजस्थान के बाद नेक्स्ट है सेकेंड नंबर आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसके तत्पश्चात पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सत्ता विकेंद्रीकरण कर पंचायती राज के रूप में एक ठोस कदम उठाया गया, जिसके निचले स्तर तक आम आदमी भी कल्याणकारी योजनाओं में भाग ले सके तथा अपने ग्रामीण स्तर को ऊंचा उठा सके। ठीक है, इस प्रकार जो है ग्राम पंचायत के कुछ कार्य निश्चित किए गए, जैसे कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या थे मैं आपको लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो ग्राम पंचायत के कुछ कार्य भी सुनिश्चित किए गए थे इस परियोजना के तहत। जो है इस प्रस्ताव में इस कमेटी के द्वारा पहला कार्य निश्चित किया गया था कि सिंचाई की व्यवस्था कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी गांवों के अंदर। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, और क्या किया जाएगा? क्या कार्य सुनिश्चित किया गया? बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। ठीक है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा भाई? बंजर भूमि को उपजाऊ कौन बनवाएगा? तो बंजर ग्राम पंचायत। ये कार्य है ग्राम पंचायत के। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्य सुनिश्चित किए गए थे। सुनिश्चित किए गए थे ये बनवंतराय मेहता कमेटी द्वारा। ठीक है, तो इसमें बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना या उपजाई बनाना ग्राम पंचायत का कार्य था कि व्यक्ति विशेष पर ध्यान देगी, उसकी भूमि को उपजाऊ बनवाएगी। सहकारी भूमि की व्यवस्था करना। ठीक है, यह कृषि संबंधी है कि सहकारी भूमि की व्यवस्था कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी। सहकारी भूमि की व्यवस्था करना। ठीक है, ये सारे कार्य ग्राम पंचायत के सुनिश्चित किए गए थे। और यदि बात करें कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में स्वच्छता की व्यवस्था कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी, यह भी सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में स्वच्छता की व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद और भी क्या कार्य निश्चित किए गए? चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा प्रबंध नुकसानदायक वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगाना। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में स्वच्छता की व्यवस्था, फिर चिकित्सा की उच्चतम व्यवस्था। ठीक है, यह भी सुनिश्चित किया गया था। और नुकसानदायक जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग ना हो सके, उस पर रोक लगाया जाए ग्राम पंचायत के द्वारा। नुकसानदायक वस्तुओं का उपयोग ना हो सके, यह भी कार्य सुनिश्चित किया गया ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, और कार्य सुनिश्चित किए गए थे सार्वजनिक कार्यों में मवेशियों के लिए चारागाह की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक स्थान जो थे ना, सार्वजनिक कार्य जो भी होंगे जहां पे बहुत सारे
पशु आएंगे, मवेशी आएंगे, तो उनके लिए चारागाह की व्यवस्था कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। ये सारे कार्य सुनिश्चित किए गए थे। ठीक है, चारागाह कहाँ पे? सार्वजनिक कार्यों में मवेशियों के लिए, सार्वजनिक कार्यों में मवेशियों के लिए। ठीक है, और भी कुछ कार्य सुनिश्चित किए गए थे। ठीक है, भूमि व्यवस्था तथा पाठशाला हेतु भवन निर्माण होना चाहिए। ठीक है, भूमि व्यवस्था होनी चाहिए, और गांवों में यदि पाठशाला है तो पाठशाला हेतु भवन निर्माण भी होना चाहिए। भवन निर्माण, ठीक है, ये भी व्यवस्था जो है सुनिश्चित कौन करेगा? ग्राम पंचायत सुनिश्चित करेगी। और सबसे बड़ी चीज क्या सुनिश्चित करेगी? कि सुरक्षा व संरक्षण का कार्य किसको सौंपा गया? ग्राम पंचायत को सौंपा गया, जिसके सार्वजनिक भूमि, भवन व अन्य संपत्तियों का चोरी से बचाव हो सके, सड़क व सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण हो सके। ये भी किसको दिया गया? ग्राम पंचायत को। लिख लीजिएगा, सुरक्षा व संरक्षण का कार्य पंचायतों को सौंपा गया, जिसमें सार्वजनिक भूमि, भवन व अन्य संपत्तियों का चोरी से बचाना, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, आर्थिक कार्यों में भी उन लोगों को सहायता देना जो कृषि व नए व्यवसायों के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं, जैसे कि खाद्य है, गृह की स्थापना है, कुआं व तालाब का निर्माण है आदि की व्यवस्था के लिए। इसके लिए कार्य किसको सुनिश्चित किया गया? ग्राम पंचायतों के आर्थिक कार्यों में भी आप लोगों को सहायता करेंगे। कृषि के लिए, नए व्यवसायों के लिए जो भी व्यक्ति ठोस कदम उठाएगा उसके लिए, चाहे वो खाद्य या गृह की व्यवस्था हो, या फिर स्थापना हो रही हो, या फिर कुएं एवं तालाब का निर्माण हो रहा हो, तो वहां पे आपको जो है सारा का सारा प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में गंदे स्थानों की स्वच्छता का प्रबंध हुआ है, साथ साथ असहाय व बीमारों की मदद पहुंचाने का कार्य कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। यह भी सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सुनिश्चित किया गया कि शिक्षा व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन करना, बाल विवाह पर रोक, माताओं और शिशुओं के कल्याण की योजना का क्रियान्वयन हो सके। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन करना, बाल विवाह पर रोक, माताओं और शिशुओं के कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन कब सुनिश्चित किया गया था? किसको सुनिश्चित किया गया था? ठीक है, तो ग्राम पंचायत को दिया गया था यह कार्य। कब सुनिश्चित किया गया था? तो आपकी जो है कमेटी जो है बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से जो है एक प्रस्ताव आया था, उसके बाद यह सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, तो आपको इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ समाज सुधार के अंतर्गत अंधविश्वासों को दूर करने का कार्य भी जो है, जितना भी उपाय होते हैं ना कि अंधविश्वास को दूर करने के कुछ उपाय होते हैं, और उन जो कई सारी कुप्रथाएं होती हैं, तो उनके विरुद्ध में ग्रामीणों को जो है ना प्रशिक्षण देने का कार्य भी ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। ठीक है, अन्य कार्य में सड़क के किनारे पेड़ लगाना व उनकी देखभाल करना, रोशनी का प्रबंध करना, लावारिस लाशों के दाह कर्म की व्यवस्था करना, यह भी कार्य सौंपा गया ग्राम पंचायतों को। ठीक है, तो अब बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। आपको मैंने एक डाटा बताया था कि कितने 68.84% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों को इतनी सारी चीजें सुनिश्चित किए गए कि आपके कार्य ये हैं उनको करना चाहिए। इससे जो है स्पष्ट होता है कि गांव के विकास बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। किससे भाई? इससे कि 68.84% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो अगर इसका विकास नहीं होगा, इन लोगों का विकास नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तो क्या भारत का विकास संभव है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार ग्राम पंचायतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को करना है। ठीक है, पंचायती राज को हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी एक एक चीज को हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में समझेंगे। अभी तक आपने जितना देखा उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, कहीं दिक्कत आए, कोई क्वेश्चन आए मन में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था आपको, जिसका कमेंट मैं चाहता हूं कि वीडियो के लास्ट में आप कीजिएगा कि भारत के अंदर कुल कितने गांव हैं, गांवों की कितनी संख्या है। ये आपका छोटा सा होमवर्क है, और पंचायती राज व्यवस्था को आप पढ़ के आइए, जिसके माध्यम से आगे मैं जो है नेक्स्ट सेक्शन में आपको पढ़ा सकूं, और उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा सकूं। ठीक है, अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसके माध्यम से आप हमारे बैचेस में जुड़ पाएंगे, यूपीएससी राजस्व लेखपाल की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे, या उसके अलावा जो भी यूपीएसआई है, कांस्टेबल है,
या फिर यूपीपीसीएस से आरओ आरओ आईएएस के एग्जाम जो भी आ रहे हैं आपके, ऑल स्टेट जितने भी बीपीएससी हैं, आपका जेपीएससी है, सीजीपीएससी है, ठीक है, यूकेपीएससी है, सारे स्टेट के एग्जाम की तैयारी हम लोग करवाते हैं यहाँ पर। तो एक बार फिर से जुड़ जाइए आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में और सारी चीजों का समाधान आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। हम यहाँ पर भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको उंगली पकड़वाकर चलें एक ही स्थान से, यानी कि प्रीलिम्स से उठाएं और आपको मेंस इंटरव्यू लेने के बाद आपका एक सेक्शन है जहां पे आप एक राजस्व का अधिकारी बनकर के बैठे काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम भारत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।